Hello, hi, very good evening, all my students. This is संगीता and welcome to माँ गंगा होम साइंस। माँ गंगा होम साइंस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सॉरी बच्चों, हमारा गला है वो ख़राब है, तो आप लोग आवाज़ की थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है, यानी समझने में मैं कोशिश करूँगी आप सही से समझ पाएँ। तो हम ये बात करने वाले हम NCERT 11th क्लास की है ये। तो ये इसमें पहला ही चैप्टर है मानव पारिस्थितिकी और परिवार। यहाँ से क्वेश्चन हमारे जो TGT PGT LT GIC और जो हमारे CTET से संबंधित एग्ज़ाम होते हैं, यानी अधिकतर इससे चैप्टर से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। नेट के फर्स्ट पेपर की बात करें तो वहाँ पर भी इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल क्लास होगी सभी के लिए। आप इसे देखना ना भूलिएगा, और ये आगे इसमें और भी अच्छा कंटेंट मिलेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और यहाँ से हम इसके MCQ भी कराएंगे और इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो भी कराएंगे। वो हमारे मेंस के लिए यानी हेल्पफुल होंगे। तो हम देखते हैं ये क्या कह रहा है। देखिए मानव पारिस्थितिकी और परिवार विज्ञान क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो मानव पारिस्थितिकी ह्यूमन इकोलॉजी एक अंतर विषयक विज्ञान है। क्या है ये? एक अंतर विषयक विज्ञान है जो मानव पारिस्थितिकी यानी है ह्यूमन इकोलॉजी है, वो अंतर विषयक मतलब अंदर यानी अंतर विषयक विज्ञान है जो मनुष्य, मानव समाज और मानव निर्मित पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण के साथ अन्योन्याश्रित संबंधों का अध्ययन है। ये किसके साथ? मनुष्य और मानव समाज, मानव से निर्मित पर्यावरण और जो प्राकृतिक पर्यावरण है, मानव से निर्मित पर्यावरण है और प्राकृतिक पर्यावरण है, अन्योन्य संबंधों का अध्ययन करता है। क्या? पारिस्थितिकी, मानव पारिस्थितिकी किस किस का यानी अध्ययन करता है? तो मानव समाज का, मानव निर्मित पर्यावरण और प्राकृतिक पर्यावरण के साथ सभी के संबंधों का क्या? अध्ययन करता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। विज्ञान की इस शाखा का विकास कब हुआ? तो 20वीं सदी में हुआ। विज्ञान की इस शाखा का विकास 20वीं सदी में हुआ और आरंभ में एक साथ कई शास्त्रों के चिंतन फलक में हुए परिवर्तन का परिणाम है। यानी 20वीं शताब्दी में इसका क्या? आरंभ हुआ और कई शास्त्रों के चिंतन फलक में हुए परिवर्तन का भी परिणाम माना जाता है। यह विज्ञान अपने अध्ययन सामग्री और विषयों तथा सिद्धांतों के लिए जीव विज्ञान, पारिस्थितिकी, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र और भूगोल आदि पर आश्रित है। यानी जो यह विज्ञान अपनी अध्ययन सामग्री की विधियों तथा सिद्धांतों के लिए क्या है? जीव विज्ञान, पारिस्थितिकी, समाजशास्त्र, भूगोल आदि पर आधारित है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। फिर से देख लेते हैं। जो विज्ञान है वो अपने अध्ययन सामग्री और विधियों तथा सिद्धांतों के लिए जीव और पारिस्थितिकी, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल पर आधारित है। आगे देखते हैं मानव पारिस्थितिकी क्या है। यहाँ से देखते हैं मानव पारिस्थितिकी क्या है। मानव पारिस्थितिकी शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? तो ये एलन स्लो रिचर्ड ने किया। इसका क्वेश्चन भी कराऊंगी आगे चल के। एलन स्लो रिचर्ड द्वारा उनके लेख
सैनिटेशन इन डेली लाइफ में हुआ। इनका जो पहली बार प्रयोग हुआ मानव पारिस्थितिकी का वो किसने किया? एलन स्वेलो रिचर्ड द्वारा उनके सैनिटेशन इन डेली लाइफ में हुआ। किसमें? सैनिटेशन इन डेली लाइफ में हुआ। इसमें उन्होंने इसे क्या बताया? मनुष्य के आसपास के पर्यावरण, मनुष्य के आसपास के पर्यावरण के मानव जीवन पर प्रभावों के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया। क्या किया इन्होंने? मनुष्य के आसपास जो भी पर्यावरण के मानव जीवन पर प्रभाव का अध्ययन पड़ा उसके रूप में उन्होंने परिभाषित किया। प्रसिद्ध भूगोलवेता कौन थे? तो हॉरेल एच बेरोज एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन जोग्राफर्स कौन थे? जोग्राफर्स थे के 1922 के वार्षिक अधिवेशन में मानव भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में विकसित करने का पुरजोर समर्थन किया। इसमें जो समर्थन किया वो किसने किया? हॉरेल एच बेरोज ने किया। किसमें? तो एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन जोग्राफर्स के 1922 ईस्वी के वार्षिक अधिवेशन में मानव भूगोल को इन्होंने क्या? मानव पारिस्थितिकी के रूप में विकसित करने का पुरजोर समर्थन किया। कब? 1922 में। किसमें? एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन जोग्राफर्स में। किसने? एसोसिएशन ऑफ जोग्राफर्स में किसने मानव पारिस्थितिकी में पुरजोर समर्थन किया? तो ये हॉरेल एच बेरोज ने किया। कब किया? तो 1922 में किया। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कब किया? तो 1922 में किया। आगे देखते हैं। और आप लोगों को बता दूं कि आप लोग वो ही चैप्टर देखते हैं जो पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं, बट ऐसा अब नहीं है। जो 2026 में जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो पहले क्वेश्चन पूछे जाते थे वो उन चैप्टरों से क्वेश्चन नहीं उठाए गए थे, अन्य चैप्टरों से क्वेश्चन उठाए गए थे। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि हम वो ही पढ़ें जो पहले यानी PYQ में आया है। ऐसा अब नहीं है, तो आपको सभी पढ़ना पड़ेगा और मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो आगे देखते हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पर्यावरण जो एक परतंत्र है में परिवर्तन और मानव पर उसके प्रभाव, मानव स्वास्थ्य, सामाजिक सरोकारों का पारिस्थितिकी विकास, मानव पारिस्थितिकी के मूल अध्ययन विषय कहाँ है? सामाजिक सरोकारों का पारिस्थितिकी अध्ययन, आर्थिक क्रियाओं की संधारणी प्रकृति प्रदत्त यानी परतंत्रीय सेवाओं का मूल्यांकन, पारिस्थितिकी शास्त्र, अर्थशास्त्र का विकास मानव पारिस्थितिकी के मूल अध्ययन विषय हैं। यानी यहाँ पर विषयों की बात की है तो कौन कौन से मूल अध्ययन विषय हैं? तो उसमें मानव स्वास्थ्य आ जाएगा, समाज सरोकार का पारिस्थितिकी अध्ययन हो जाएगा, और क्या? आर्थिक क्रियाओं का संधारणीयता, प्राकृतिक प्रदत्त परतंत्रीय सेवाओं का मूल्यांकन, पारिस्थितिकी, अर्थशास्त्र का विकास मानव परिस्थिति का मूल अध्ययन विषय हैं। ये हमारे मूल अध्ययन विषय हो गए। आगे चलते हैं। आगे क्या है? आधुनिक समय में इकोलॉजी शब्द पहली बार अर्नेस्ट हैकल द्वारा 1866 में प्रयोग किया गया और उन्होंने इसे प्रकृति के अर्थशास्त्र
जैसा कुछ परिभाषित करने का प्रयत्न किया। तो इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा, आधुनिक समय में इकोलॉजी का शाब्दिक शब्द पहली बार किसने प्रयोग किया? तो अर्नेस्ट हैकल ने कब किया? तो 1886 में किया। यानी अर्नेस्ट हैकल, ऐसे भी पूछा जा सकता है, अर्नेस्ट हैकल ने यानी किस पर प्रयोग किया? तो आधुनिक समय में इकोलॉजी पर प्रयोग किया। कब किया? 1866 में किया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और आगे इन्होंने क्या क्या वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी परिस्थितिकी मात्र एक जीव विज्ञान की शाखा ही नहीं बल्कि ये क्या है, मानव शास्त्र है। इन्होंने ये भी कहा कि वर्तमान में ये एक परिस्थितिकी मात्र एक जीव विज्ञान की शाखा ही नहीं है बल्कि ये क्या है, मानव शास्त्र भी है। किसने कहा? अर्नेस्ट हैकल ने कहा है ये कि ये एक जीव विज्ञान शाखा ही नहीं है बल्कि ये मानव शास्त्र भी है। डार्विन के विकासवादी चिंतन की परिणाम प्रत्येक क्षेत्र में व्याप्त हुआ। किसका? डार्विन के विकासवादी चिंतन का परिणाम प्रत्येक क्षेत्र में क्या हुआ? व्याप्त हुआ। और यह प्रकृति वातावरण से मानव के समायोजन की एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में स्थापित हुआ। किसके प्राकृतिक वातावरण में मानव के समायोजन की एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में भी क्या हुआ? स्थापित हुआ। हर्बर्ट स्पेंसर ने इसके बारे में क्या बोला है? तो हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं, जिन्होंने योग्यता की जीविता नामक वाक्यांश गढ़ा। इन्होंने क्या किया? हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या किया? तो इन्होंने योग्यतम की उत्तरजीविता नामक वाक्यांश गढ़ा। कुछ आरंभिक चिंतकों में से थे। ये कौन थे? इन्होंने एक कोटेशन कहा, तो योग्यतम की उत्तरजीविता नामक इन्होंने एक वाक्यांश गढ़ा। और कुछ आरंभिक चिंतनों में से जिन्होंने समाज को एक जीवित जीवधारी के रूप में अपने पर्यावरण के अंतःक्रिया करते हुए देखने का प्रयास किया। क्या किया इन्होंने? जीवित जीवधारी के रूप में अपने पर्यावरण से अंतःक्रिया करते हुए देखने का प्रयास किसने किया? तो ये किसने किया? हर्बर्ट स्पेंसर ने किया है। किसने किया है? हर्बर्ट स्पेंसर ने। जीवित जीवधारी की बात आए तो हम किसे? हर्बर्ट स्पेंसर को बताएंगे। आगे देखते हैं। उन्होंने एक तरह से समाजशास्त्र और परिस्थितिकी शास्त्र के बीच संबंध स्थापित करने की भूमिका तैयार किसने की? तो यही है, हर्बर्ट स्पेंसर ने समाजशास्त्र और परिस्थितिकी शास्त्र यानी दोनों के बीच संबंध स्थापित करने की भूमिका तैयार किसने की? तो ये है हमारे हर्बर्ट स्पेंसर सर ने की है। दोनों के बीच भूमिका स्थापित की है। किस किस के? तो समाजशास्त्र और परिस्थितिकी शास्त्र के बीच स्पेंसर सर ने भूमिका स्थापित यानी दोनों के बीच संबंध स्थापित करने की भूमिका क्या तैयार की है। आगे देखते हैं। आगे इसमें क्या है? आगे है मानव परिस्थितिकी के विकास। 19वीं सदी के अंत में भूगोल और समाज विज्ञान का अत्यधिक योगदान रहा है। समाजशास्त्र के क्षेत्र में मानव परिस्थितिकी के अध्ययन की शुरुआत का श्रेय किसे जाता है? पार्क्स, बर्गस और हंटिंगटन और मैकेंजी को दिया जाता है। कब? 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी के अंत में भूगोल और सामाजिक विज्ञान का अत्यधिक
योगदान किसको दिया जाता है? तो पार्क्स, बर्गेस और हंटिंगटन और मैकेंजी को दिया जाता है। भाई हार्लेन बैरोज ने तो मानव भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने की वकालत की है। तो मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने की वकालत किसने की है? तो हार्लेन बैरोज ने की है। आगे हम ये सारी देख लेते। पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? तो पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें तो पारिस्थितिकी तंत्र यानी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जैविक और अजैविक। जैविक मतलब जो सांस लेते हैं उन्हें हम क्या जैविक कहते हैं। अजैविक जो सांस नहीं लेते हैं उन्हें अजैविक कहते हैं। जैविक में कौन होगा? वो उत्पादक होगा, उपभोक्ता होगा, अपघटनकर्ता होगा। इसमें भी उपभोक्ता कौन तीन प्रकार के होते हैं। उपभोक्ता प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। तीन प्रकार के उपभोक्ता होते हैं। कैसे? तीन प्रकार के उपभोक्ता होते हैं। आगे देखते हैं अजैविक घटक कौन कौन से होते हैं। अकार्बनिक, कार्बनिक और जलवायु, ये तीन यानी अजैविक घटक होते हैं। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। सरल भाषा में हम कहें जैविक यानी जो भी सांस लेता है, जैसे कि हम, मानव, पेड़ पौधे, पक्षी, ये सभी जैविक में आ जाते हैं। अजैविक में नदियाँ, जल, पहाड़ी और जो यानी मिट्टी, ये सभी इसमें किसमें अजैविक घटक में आ जाते हैं। आगे देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन देखिए ये, हाँ, पॉल सीयर्स परिस्थिति प्राय मानवीय तत्वों के मानव परिस्थिति की अपेक्षा, लेकिन परिस्थिति की इसमें सदैव मनुष्य केंद्रित अध्ययन है। इसमें क्या है? मानव परिस्थितिकी का इतिहास सदैव मनुष्य केंद्रित अध्ययन है। यहाँ से मानव परिस्थितिकी का इतिहास सदैव क्या है? मनुष्य केंद्रित अध्ययन है। पॉल सीयर्स ने क्या कहा है, इनके बारे में देख लेते हैं। पॉल सीयर्स क्या कहते हैं? एक अग्रणी विद्वान हैं। कौन? पॉल सीयर्स एक अग्रणी विद्वान हैं। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने मानव परिस्थितिकी की संकल्पनाओं का प्रयोग जनसंख्या विस्फोट को किसने बताया? पॉल सीयर्स ने। तो इन्होंने वहन क्षमता का समृद्धि की सीमाओं का अध्ययन किया है। किसने? यानी पॉल सीयर्स ने मानव परिस्थितिकी की संकल्पनाओं का प्रयोग जनसंख्या विस्फोट, वहन क्षमता और समृद्धि की सीमाओं का अध्ययन किया है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। किसने कहा है? पॉल सीयर्स ने कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इनके साथ सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन्होंने कहा है सामाजिक और क्या सांस्कृतिक पर्यावरण भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे देखते हैं। इसमें पर्यावरण के संदर्भ में तीन प्रकार के विषय शामिल हैं। यानी पर्यावरण के संबंध में तीन प्रकार के विषय शामिल हैं। वो कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले प्राकृतिक, मानव निर्मित और तीसरा है सामाजिक पर्यावरण। पर्यावरण निरंतर परिवर्तित हो रहा है। पर्यावरण हमारा कैसा? निरंतर परिवर्तित मतलब बदल रहा है। यह परिवर्तन पृथ्वी पर जीवों को भी प्रभावित करता है। ये क्या? जो पर्यावरण परिवर्तन हो रहा है, जो बदलाव हो रहा है, उससे पृथ्वी पर जो जीव हैं उसको भी यानी परेशानी हो रही, वो भी प्रभावित हो रहे हैं। आगे हम देखते हैं पर्यावरण क्या है। ये क्वेश्चन पूछा गया है,
पर्यावरण क्या है। तो हम यहाँ से देख लेते हैं पर्यावरण क्या है। तो प्रत्येक जीव का एक विशिष्ट परिवेश या माध्यम क्या है, पर्यावरण है। जिसके साथ प्रत्येक जीव का एक विशिष्ट परिवेश और माध्यम क्या है, एक पर्यावरण है। इसके साथ निरंतर पारस्परिक क्रिया करता है और जिसके लिए वह पूर्णतः अनुकूलित होता है। यही परिवेश प्राकृतिक पर्यावरण है। ये क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण है। प्राकृतिक पर्यावरण शब्द हमारे मस्तिष्क में भूदृश्य जैसे मिट्टी, पानी, रेगिस्तान, पहाड़ के सामान्य रूप से उपस्थित करता है। इसका वर्णन भौतिक प्रभावों जैसे नमी, तापमान, पदार्थ की बनावट में अंतर और जैव प्रभावों के रूप में ठीक ढंग से किया जा सकता है। इस तरह पर्यावरण जैव सजीव और अजैव निर्जीव घटकों और किसी जीव के आसपास के व्यवहार, प्रभाव और घटनाओं का कुल योग है। जीवित घटक जैव बायोटिक कहलाते हैं और अजीवित घटकों को अजैविक अबायोटिक घटक कहते हैं। इसमें क्या है, जीवित घटकों को यहाँ पर क्या कहते हैं, बायोटिक कहते हैं और अजीवित घटकों को अबायोटिक कहते हैं। पर्यावरण में कोई भी जीव दूसरे के साथ पारस्परिक क्रिया किए बिना अकेला नहीं रह सकता। पर्यावरण में क्या है, पर्यावरण में कोई भी जीव है वो एक दूसरे के पारस्परिक क्रिया के बिना अकेला नहीं रह सकता है और इस तरह एक दूसरे के पर्यावरण का आवश्यक हिस्सा है। यानी इसी तरह एक दूसरे के पर्यावरण का क्या है, आवश्यक हिस्सा है। प्राय सभी प्राणी प्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हरे पौधों पर निर्भर रहते हैं। जो भी प्रत्येक प्राणी है वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में, यानी पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिनके लिए पौधे भी प्राणियों पर निर्भर रहते हैं। तो वो कौन सी हैं, तो जैसे फूलों का परागण और बीजों का या फलों का प्रकीर्णन। ये दो बातें यानी किस पर, प्राणियों पर निर्भर करती हैं। आगे देखते हैं पर्यावरण का अर्थ क्या है। देखिए यहाँ पर पर्यावरण शब्द पर प्लस आवरण से मिलकर बना है। पर्यावरण शब्द किससे, पर प्लस आवरण से मिलकर बना है। पर का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है घिरा हुआ। किसका, पर का अर्थ होता है चारों ओर, आवरण का अर्थ होता है घिरा हुआ। अर्थात पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है चारों ओर से क्या, घिरा हुआ। जैसे नदी, तालाब, पहाड़, मैदान, पेड़ पौधे, जीव जंतु, वन, वायु, मिट्टी आदि हमारे पर्यावरण के घटक हैं। हम सभी इन घटकों का दैनिक जीवन में भरपूर उपयोग करते हैं और हम इन घटकों पर ही निर्भर रहते हैं। इसमें भी वही है, पर्यावरण की परिभाषा देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए पर्यावरण की प्रमुख परिभाषाएं इस प्रकार हैं। पहली परिभाषा है जे.एस. रॉस के अनुसार। जे.एस. रॉस क्या कहते हैं, पर्यावरण या वातावरण वह ब्रह्म शक्ति है, क्या है, वह एक ब्रह्म शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। आगे देखते हैं डगलस और हॉलैंड के अनुसार। डगलस और हॉलैंड के अनुसार पर्यावरण वह शब्द है जो समस्त ब्रह्म शक्तियाँ
प्रभावों और परिस्थितियों का सामूहिक रूप में से वर्णन करता है, जो जीवधारी के जीवन, स्वभाव और अभिवृद्धि, विकास, प्रौढ़ता पर निर्भर करता है। आगे देखते हैं हर्शकोविट्स क्या कहते हैं। यह सभी बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है। वो कहते हैं कि यह पर्यावरण है, वो सभी बाहरी दशाओं और किसका प्रभावों का योग है, जो प्राणी के जीवन में विकास पर प्रभाव पड़ता है, वो ही हमारा क्या है, पर्यावरण है। और डगलस क्या जीवधारी के जीवन में स्वभाव और समृद्धि के बारे में सोचते हैं। और J.S. रॉस जी हमें वातावरण का ब्रह्म शक्ति है, वातावरण वह ब्रह्म शक्ति है जो हमें क्या प्रभावित करती है। डॉक्टर डेविस के अनुसार मनुष्य के संबंध में पर्यावरण एक अभिप्राय भूतल पर मानव के चारों ओर फैले उन सभी भौतिक स्वरूपों से एक है जिससे वह निरंतर प्रभावित होते रहते हैं। सॉरी, आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए इसमें और हेडिंग दी हुई है। डाडले स्टैम्प, A.B. सक्सेना, शिक्षा शास्त्री टॉमसन, विश्व शब्दकोश। ये देख लेते हैं। विश्व शब्दकोश के अनुसार क्या है, पर्यावरण उन सभी दिशाओं, प्रणालियों तथा प्रभावों का योग है जो जीवों व उनकी प्रजातियों के विकास एवं मृत्यु को प्रभावित करता है। ये सभी, अगर आप लोग चाहें तो ये सभी लिख सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट है यहाँ, विश्व के लिए शिक्षा। यूनेस्को यूरोप के अनुसार विश्व के लिए शिक्षा कहाँ से, यूरोप से प्रारंभ हुई। पर्यावरण शिक्षा के विषय क्षेत्र अन्य पाठ्यक्रमों की तुलना में कम परिभाषित है। फिर भी यह सर्वमान्य है कि जैविक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और मानव संसाधनों से सामग्री प्राप्त होती हो, इस शिक्षा के लिए संप्रत्यात्मक विधि सर्वोत्तम है। निकोलस के अनुसार, निकोलस से क्वेश्चन पूछा जाता है कहाँ पर, ये आप लोग बताएं हैं। तो पर्यावरण उन समस्त बाहरी दिशाओं तथा प्रभावों का योग है जो प्रत्येक प्राणी के जीवन विकास पर प्रभाव डालता है। आगे देखते हैं C.C. पार्क, ये भी वही है, क्वेश्चन है। आगे देखते हैं पर्यावरण के अंग क्या हैं। तो सबसे पहला अंग है स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल। 3 अंग होते हैं इसके। कौन सा, स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल। देखिए देख लेते हैं जल्दी से। स्थल मंडल क्या है और जलमंडल क्या है और वायुमंडल क्या है। स्थल मंडल में क्या होता है, जल तल से ऊंचा उठा हुआ भाग स्थल मंडल कहलाता है। यानी जल तल से ऊंचा उठा हुआ भाग क्या कहलाता है, स्थल मंडल कहलाता है। और इसके अंतर्गत धरातल का लगभग 29% भाग आता है। यानी स्थल मंडल में कितना परसेंट भाग होता है, तो 29%।
और इस स्थल मंडल में क्या 3 परतें पाई जाती हैं। पहली परत कौन सी? भूपृष्ठ की होती है। धरती से इस परत की गहराई कितनी? 100 किमी होती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पूछे जा सकते हैं। इस परत में विभिन्न प्रकार की मिट्टियां व शैलें समाई हुई हैं। इस भाग का औसत घनत्व 2.7 होता है। आगे देखते हैं दूसरी परत। दूसरी परत क्या है? तो दूसरी परत को उपापचय मंडल कहते हैं। उपापचय क्या कहते हैं? मंडल कहते हैं, जिसकी गहराई स्थल मंडल के नीचे 200 किमी तक जाती है। पहला कौन सा हो गया? भूपृष्ठ पर पहली परत सी, तो जहाँ की गहराई कितनी थी? 100 किमी, और इसका प्रतिशत कितना था? 29% यानी परसेंट था। अब दूसरी परत की बात करें तो इसकी गहराई है 200 किमी तक है, तथा जिसमें सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता है। किसकी? सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता है। सॉरी, ओ क्या हो गया ये? सॉरी बच्चों, सॉरी। दूसरी परत समझ ली मैंने। पहली समझी कि इसमें धरातल कितना 29% है, और इसकी जो गहराई है वो 100 किमी है। और ये पहली पृष्ठभूमि, जो पहली परत है उसका नाम है परत, यानी पहली परत भूमि पृष्ठभूमि। आगे देखते हैं तीसरी परत के बारे में बात करें तो तीसरी परत है हाँ है तीसरी परत कहाँ गई? ये हमारी पहली परत में क्या क्या है? मिट्टियां हैं, विभिन्न प्रकार की मिट्टियां समाई गई हुई हैं, और इसमें क्या इसका जो घनत्व है वो 2.7 है। दूसरी परत की हम बात करें तो इसकी गहराई 200 किमी तक है, और जिससे हमें सिलिका और मैग्नीशियम 2 खनिज प्राप्त होते हैं, और ये इसका जो घनत्व होता है 3.5 आंका गया है। तीसरी परत की बात करें हम तो इसका परिणाम मंडल कहते हैं, और जो भी पृथ्वी के केंद्रीय मंडल हैं और कठोर धातुओं से बना हुआ है, जिसमें निकल और लोहे की प्रधानता है। आगे देखते हैं जलमंडल। जलमंडल क्या कहता है? जलमंडल कह रहा है जलमंडल में क्या है? पृथ्वी का समस्त जलीय भाग जलमंडल कहलाता है। क्या? पृथ्वी का समस्त जलीय भाग जो 71% पर है, तो वो क्या है? जलमंडल कहलाता है, जिसमें सभी सागर एवं महासागर सम्मिलित हैं। जिसमें सभी सागर महासागर सम्मिलित हैं। और इसमें क्या है? आगे देखते हैं इसमें 71% क्या है? जल है, भाग पर जल है। जल एवं 29% भाग पर क्या है? थल है। 71% भाग पर क्या है? जल है, और 29% भाग पर थल है। पृथ्वी की सतह पर क्षेत्रफल लगभग 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, जिसे 36 करोड़ वर्ग किमी पर जल का विस्तार है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं वायुमंडल। वायुमंडल क्या है? तो वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर वायु का सैकड़ों किमी मोटा आवरण है। सैकड़ों किमी मोटा आवरण है, जिसे वायु कहा जाता है, वायुमंडल कहा जाता है।
और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण वायु का यह घेरा पृथ्वी को जकड़े हुए है और धरातल से इसकी ऊंचाई साधारणतः पर 800 किमी मानी जाती है, परंतु खोज के पश्चात इसकी ऊंचाई 1300 किमी आंकी गई है। वायुमंडल में से भी अनेक परत होती हैं। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर अजैविक घटक के बारे में बात करते हैं। जैविक अजैविक हमने दो पढ़े थे, पहले ही पढ़े थे। तो पर्यावरण के तत्वों को दो समूह में विभक्त किया जाता है। पहला समूह है अजैविक तत्व और दूसरा है जैविक तत्व। अजैविक तत्व में क्या जलवायु, जल, मृदा, खनिज, चट्टान, भूगोल स्थिति, और जैव तत्वों में पौधों एवं विकास की ये सभी हो गया इसमें। आगे देखते हैं। अजैविक घटक देखते हैं। अजैविक घटक क्या हैं? तो अजैविक घटक अजैविक घटक जलवायविक कारक हैं। जलवायविक कारक क्या है? सूर्य है, प्रकाश है, ऊर्जा है, ताप है, हवा है, आर्द्रता, वायुमंडल, गैस आदि हैं। कैसे? जलवायविक कारक। जो स्थल जातक कारक हैं वो कौन से? उच्चवास, ढाल, पर्वत, दशा आदि। जल के स्रोत सागर, झील, नदी, भूमिगत जल, ये सभी जानते हैं। मृदा क्या? मृदा रूप, मृदा जल, मृदा रूप, मृदा जल, मृदा वायु आदि हैं। खनिज एवं चट्टानें क्या हैं? तो इसमें खनिज और चट्टानों में धात्विक और आर्थिक, खनिज ऊर्जा, खनिज चट्टानें, ये सभी हैं। भौगोलिक की स्थिति क्या है? तटीय, मध्य प्रदेशी, पर्वतीय आदि हैं। मानव निर्मित पर्यावरण क्या है? जैविक तत्व। जैविक तत्व भी देख लेते हैं, वो अजैविक देखें। इसमें वनस्पति, जीव जंतु। जैविक तत्व में मैंने वैसे भी बताया था, वनस्पति है, जीव जंतु है, मानव सूक्ष्म जीव आते हैं। पर्यावरण के जैव एवं अजैव तत्व अपनी विशेषताओं के अनुसार पर्यावरण का निर्माण करते हैं। चूँकि आपस में गुथे हुए हैं, अतः इनमें होने वाले परिवर्तन तथा पर्यावरण परिवर्तन का व्यापक प्रभाव पड़ता है। मानव निर्मित पर्यावरण ये क्या है? तो पर्यावरण प्रकृति और मनुष्य द्वारा बनाए गए पर्यावरण की संपूर्णता है। क्या? मानव निर्मित पर्यावरण। और मानव निर्मित पर्यावरण में खेत आ गए, शहर आ गए, औद्योगिक स्थान आ गया। ऐसे स्थान हैं जिनको मनुष्य ने अपने व्यवहार कौशल से कृत्रिम बनाया है। शहर का पर्यावरण कृत्रिम होता है। जीवन के महत्वपूर्ण घटकों में से जल भी एक महत्वपूर्ण घटक है। नदियों द्वारा लाए गए जल का उपयोग सीधे पीने के पानी में नहीं किया जाता बल्कि पहले छाना और शुद्ध किया जाता है। जो नदियों का पानी है उसे डायरेक्ट नहीं पिया जाता है, उसे पहले छान कर शुद्ध किया जाता है, फिल्ट्रेशन किया जाता है, फिल्टर किया जाता है, उसके बाद वह किसके पीने योग्य माना जाता है तथा इसके बाद इसका प्रयोग पीने योग्य किया जाता है। और उपापचय अपशिष्ट तत्व और अन्य अवशेष निवास के आसपास नहीं बल्कि शहर से बाहर उपचार के लिए सुदृढ़ स्थानों पर ले जाया जाता है। आगे देखते हैं सामाजिक पर्यावरण। और क्लास लंबी हो रही है, हम यहाँ से सामाजिक पर्यावरण से आगे पढ़ेंगे। तो ये सामाजिक पर्यावरण रह गया। आगे देखते हैं। आगे ये रह गए हैं कौन? 3 महान मूर्तियाँ, सरोजिनी नायडू और राजकुमारी अमृता कौर और
कमला देवी चट्टोपाध्याय, इन्होंने क्या कार्य किया उसके बारे में देखेंगे। और हम इससे आगे क्या क्वेश्चन लाएंगे, ये सभी इसमें होगा और जो बचा है वो अगली क्लास में होगा। तो आज के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, जो इसके जो भाग बचा हुआ है और इसके जो क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन भी कराऊंगी। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें। और ये चैनल आपके लिए है और आपके लिए ये जो NCERT की तैयारी है वो फुल कराने के कारण पर। थैंक यू।